Case scenario 2, HelpAge is a charitable trust registered under section 12 AB with the main objective falling under the residuary clause any other object of general public utility. सारे बच्चे बताएंगे अगर हमारा ऑब्जेक्टिव फॉल करता है एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी तो उसमें खास बात क्या है। इसमें डियर एक खास बात है कि अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो अगर आप सेक्शन 11 और 12 का डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो उस बिजनेस से जो रिसिप्ट होगी वो आपके मैक्सिमम 20% ऑफ द टोटल रिसिप्ट होगी। और हाँ, ये बात तो सबको ही पता है डियर कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो आपको अपने बुक्स अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करने पड़ेंगे और जो आप बिजनेस कैरी कर रहे हैं वो आपके मेन ऑब्जेक्टिव के लिए होने चाहिए। ये तो खैर दोनों, ये जो दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो तो हर किसी के लिए हैं। एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक मतलब यूटिलिटी के लिए एक स्पेसिफिक पॉइंट लग जाता है और वो पॉइंट क्या है कि आपका जो बिजनेस से जो आपका जो मतलब रिसिप्ट होगा वो आपके टोटल रिसिप्ट का मैक्सिमम 20% हो सकता है। ठीक है, अच्छा। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 इट रिसीव्ड 80 लाख रुपीज एज वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। तो साहब ये 80 लाख रुपीज आपने वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन की तरह से रिसीव किया, आपको इसका एप्लीकेशन करना पड़ेगा कम से कम 85%। अगर आप 85% अप्लाई नहीं कर पाते तो फिर आपको असेसिंग ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा और इसके एप्लीकेशन के पीरियड को एक्सटेंड कराना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते डियर तो उतने पोर्शन का आपको 11-12 का डिडक्शन नहीं मिलेगा और वो तो छोड़ दें, आपके ऊपर साहब 115 BBI की इनकम बन जाएगी। ठीक बात है, अच्छा। The trust borrowed 40 lakh on 1/7/2022 from Indian Bank to purchase land for construction of an office building from where it can carry out its functions। तो इनको एक ऑफिस बिल्डिंग बनानी है जिसके लिए उन्होंने लैंड परचेज किया और उस लैंड को परचेज करने के लिए उन्होंने 40 लाख रुपए का लोन लिया। डियर फ्रेंड्स बहुत ध्यान से, अगर आप लोन लेके अप्लाई करते हैं पैसा तो डियर इसके पिछले साल एक्ट अमेंड हुआ था और जिसमें यह कह दिया गया था कि अगर आप लोन लेके एप्लीकेशन करते हैं तो जिस प्रीवियस ईयर में आपने उस लोन को रिपे किया, जितना रिपे किया उतना उस प्रीवियस ईयर में एप्लीकेशन की तरह से काउंट होगा। सर इजी। पहले तो हम आपको ये कहना चाहते हैं डियर कि अगर आपको एप्लीकेशन करना है चैरिटेबल ट्रस्ट के पर्पसेस के लिए तो डियर वो एप्लीकेशन आपका रेवेन्यू नेचर का भी एक्सपेंडिचर हो सकता है और कैपिटल नेचर का भी एक्सपेंडिचर हो सकता है। मतलब एप्लीकेशन के लिए आपको दोनों रेवेन्यू और कैपिटल दोनों तरीके के एक्सपेंडिचर को काउंट किया जाता है। ये बात आपको पता है। ठीक है, अच्छा। लोन लेके अगर मैंने लोन लेके कोई अमाउंट अपने ऑब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई किया तो 2 साल पहले एक्ट अमेंड हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि आपने जितना पैसा लोन का रीपे किया, जिस प्रीवियस ईयर में रीपे किया उतना आपको उस प्रीवियस ईयर में एप्लीकेशन की तरह से काउंट मान लिया जाएगा। सर क्या कहना चाहते हो? लेट्स से कि हमने साहब 100 लाख रुपीस का ना अपना ऑफिस बनवाया, ठीक है, ताकि हम अपना ऑब्जेक्टिव कैरी कर सकें। इस 100 लाख में से लेट्स से कि हमने ना 50 लाख रुपए लोन लिया था और 50 लाख रुपए हमारा ना वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन था। ठीक है, तो इस करंट ईयर के लिए मेरी जो एप्लीकेशन होगी वो सिर्फ और सिर्फ 50 लाख होगी क्योंकि मैंने जो 50 लाख का लोन लिया था वो एप्लीकेशन का पार्ट नहीं बनेगा। सर अगले साल ना मैंने इस 50 लाख के लोन में से 10 लाख रुपए रिपे कर दिया तो अगले साल 10 लाख रुपए मेरा एप्लीकेशन बन जाएगा क्योंकि आपने लोन को रिपे कर दिया। पहले क्या होता था कि आपने लोन लेके पैसा लगा दिया, वो आपके एप्लीकेशन का पार्ट बन जाता था। अब आप जब उस लोन को रिपे करेंगे, जितना रिपे करेंगे, जब रिपे करेंगे उतना आपका एप्लीकेशन का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा आगे आते हैं साहब। चले तो द ट्रस्ट ऑल्सो बोरोड 40 लाख रुपए ऑन 1/7/2022 फ्रॉम इंडियन बैंक टू परचेज लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग फ्रॉम वेयर इट कैन कैरी आउट इट्स फंक्शंस। चले देखेंगे द ट्रस्ट रीपेड प्रिंसिपल ऑफ 10 लाख। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जो 40 लाख रुपए का लोन था आपने इसके 10 लाख का प्रिंसिपल जो है ना वो आपने प्रीवियस ईयर 22-23 में रिपे कर दिया। तो सारे बच्चे बताएंगे जो 40 लाख रुपए का आपने जो लोन लिया था इसमें से आपने 10 लाख रुपए रिपे कर दिया तो साहब प्रीवियस ईयर 22-23 में डियर आपकी एप्लीकेशन कितनी काउंट होगी? 10 लाख रुपए। मतलब ये हुआ कि 40 लाख के लोन में से सिर्फ 10 लाख रुपए आपका एप्लीकेशन काउंट होगा। ठीक है, अच्छा। द ट्रस्ट इनकर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ 17 लाख and capital expenditure of 60 lakh towards purchase of land for construction of an office building during 22-23। ध्यान दीजिएगा, आपने साहब 17 लाख रुपए का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंकर किया और 60 लाख रुपए का आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर किया अपने ऑफिस बिल्डिंग के लिए। और उस 60 लाख रुपए का जो आपने एक्सपेंडिचर किया इसमें से 40 लाख रुपए आपने लोन वाले लगा दिए क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि द ट्रस्ट बोरोड 40 लाख फ्रॉम इंडियन बैंक टू परचेज लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग। तो डियर बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे सारे बच्चे। हमने कहा कि हमने 60 लाख रुपए का हमने 60 लाख रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग। ठीक है, इसमें से जो 40 लाख रुपए है डियर वो लोन वाले हैं तो और तो फिर 20 लाख रुपए अदर है।
ये जो 40 लाख रुपए जो लोन वाला जो है, क्या मैं उसको एप्लीकेशन का पार्ट मान लूं? नहीं। तो सर मैं कितना उसको एप्लीकेशन का पार्ट मानूंगा? जितना आपने रिपे किया इन दैट प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर 22-23 में। और प्रीवियस ईयर 22-23 में आपने कितना रिपे किया? द ट्रस्ट रिपेड प्रिंसिपल ऑफ 10 लाख रुपीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 60 लाख में जो 40 लाख रुपए आपने लोन से फाइनेंस किया है, इसमें से सिर्फ मैं 10 लाख रुपए आपकी एप्लीकेशन काउंट करूंगा प्रीवियस ईयर 22-23 के लिए। आई होप सबको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है सर। अच्छा, आगे आते हैं। आउट ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ 17 लाख 15 लाख वाज पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2022-23 से। तो साहब अगेन मैंने जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एमसीक्यूज इंस्टीट्यूट ने डियर बहुत अच्छे से बनाए हुए हैं। डियर फ्रेंड्स, असेसमेंट ईयर 22-23 या प्रीवियस ईयर 21-22 से एक अमेंडमेंट आई थी ट्रस्ट में, जिसमें कह दिया गया था कि ट्रस्ट को जो एप्लीकेशन अलाउड होगा वो एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे अलाउड होगा। ठीक बात है, मतलब प्रीवियस ईयर 21-22 से जो ट्रस्ट को जो एप्लीकेशन अलाउड होगा वो एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे अलाउड होगा। होता क्या था कि ट्रस्ट जो है ना वो एक्यूरल बेसिस पे या ड्यू बेसिस पे अपना एक्सपेंडिचर क्लेम कर लेती थी और सही में वो अमाउंट को इंकर नहीं करती थी। तो फिर एक्ट को अमेंड किया गया और वहां पे डाल दिया गया कि आपको जो एप्लीकेशन अलाउड होगा वो साहब आपको एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे अलाउड होगा। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर 22-23 में ट्रस्ट ने 17 लाख रुपए का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लेम किया, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ 15 लाख रुपए प्रीवियस ईयर 22-23 में इन्होंने एक्चुअली पे किया। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रीवियस ईयर 22-23 में कितना अलाउड होगा? सिर्फ और सिर्फ 15 लाख रुपए एप्लीकेशन की तरह से काउंट होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई, ठीक है सर। अच्छा, और हाँ, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है कि जो 2 लाख रुपए में से जो 1 लाख रुपए है इसको आपने अप्रैल 23 में पे किया, मतलब ये एप्लीकेशन काउंट होगा प्रीवियस ईयर 23-24 में। और 1 लाख रुपए आपने जनवरी 24 में पे किया, मतलब ये एप्लीकेशन की तरह से काउंट होगा 23-24 में। 23-24 में तो होगा ना, जनवरी 24 भी तो 23-24 का ही पार्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 17 लाख रुपए आपने जो पे किया, इसमें से 15 लाख रुपए का जो एप्लीकेशन है ये आपके प्रीवियस ईयर 22-23 में काउंट होगा, बट ये जो 2 लाख रुपए है डियर ये आपके प्रीवियस ईयर 23-24 में काउंट होगा, क्योंकि आपने 2 लाख रुपए 23-24 में पे किया। ठीक बात है। पहले क्या होता था कि आप पूरा का पूरा 17 लाख रुपए प्रीवियस ईयर 22-23 में ले लेते थे, बट विद इफेक्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर 21-22 ये अमेंड हो गया था, जिसमें एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे यहाँ पे इसका ये कंडीशन डाल दिया गया था। ठीक, अच्छा चले फिर आगे क्या लिखा होगा। अच्छा, कहते हैं साहब ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23, मतलब 22-23 में ही द ट्रस्ट आल्सो पेड ₹3 लाख टुवर्ड्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 21-22। ध्यान दीजिएगा, और ये अमेंडमेंट कब से आई थी? 21-22 से। तो उन्होंने कहा कि साहब 21-22 का भी 3 लाख रुपए था जो कि हमने प्रीवियस ईयर 22-23 में पे किया। तो इसका मतलब 21-22 को जो आपने 3 लाख रुपए अपने पास शो किया होगा, एक्चुअल तो पे नहीं किया होगा, तो हमने आपको 21-22 में इसका एप्लीकेशन नहीं दिया। हमने चूंकि आपने इसको 22-23 में पे किया, तो इसका 3 लाख रुपए का एप्लीकेशन भी आपको प्रीवियस ईयर 22-23 में मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रीवियस ईयर 22-23 में जो एप्लीकेशन आपको अलाउड होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम का, वो आपको क्या क्या अलाउड होगा? एक तो वो अमाउंट जो आपने सही में प्रीवियस ईयर 22-23 से बिलोंग करता है, मतलब 22-23 से बिलोंग करने वाला मतलब साहब 15 लाख रुपए, और 21-22 से बिलोंग करने वाला 3 लाख रुपए। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 21-22 को आपने एक्चुअली पे नहीं किया, आपने इसको डेफर कर दिया और आपने इसको पे किया था प्रीवियस ईयर 22-23। आई होप सबको भाई बात समझ में आ गई। अच्छा, इसके बाद आपने क्या किया साहब? इसके बाद आपने ना 1 लाख रुपए और पे किया, नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, एंड 1 लाख टुवर्ड्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 20-21। डियर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस ईयर 20-21 में ऐसा कोई कंडीशन नहीं था। प्रीवियस ईयर 2021 में आप ड्यू बेसिस के बेसिस पे, मतलब आप ड्यू बेसिस पे अपना एप्लीकेशन क्लेम कर लेते थे, तो ये 1 लाख रुपए आपको ऑलरेडी प्रीवियस ईयर 20-21 में अलाउ हो गया होगा। अब ये आपको यहाँ पे अलाउड नहीं होगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने कुल मिला के 18 लाख रुपए इनकर किया, मतलब 18 लाख रुपए का आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एप्लीकेशन काउंट होगा। ठीक है, अच्छा आगे आते हैं। द ट्रस्ट ऑल्सो रिसीव्ड 30 लाख रुपीज बाय वे ऑफ कॉर्पस डोनेशन। ध्यान दीजिएगा डियर, कॉर्पस डोनेशन जो आप रिसीव करते हैं वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है, मींस आपको उसका एप्लीकेशन वगैरह नहीं करना पड़ता, प्रोवाइडेड कि आप उसको सेक्शन 11(5) में जो इन्वेस्टमेंट का मोड है उसमें से किसी एक मोड में इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है सर। अच्छा, इसमें ये कहा गया कि साहब आउट ऑफ विच इट डिपॉजिटेड 25 lakhs इन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट। तो साहब पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट इज वन ऑफ द अलाउड मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट रेफर्ड इन सेक्शन 11(5). तो इसका मतलब ये हुआ कि 30 लाख में से 25 लाख रुपए तो आपका एग्जेम्प्ट हो गया, 5 लाख रुपए आपका जो है उस पर आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी इनकम बन जाएगा। ठीक है, अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग है। द ट्रस्ट ऑल्सो विड्रॉन 5 लाख फ्रॉम पोस्ट ऑफिस अकाउंट एंड अप्लाइड टुवर्ड्स परचेज ऑफ लैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस बिल्डिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान दीजिएगा, आपके साथ ना लैंड की बात कर रहे थे, हमने कहा कि लैंड के लिए पैसा कहां से आया। लैंड के लिए आपने कुल मिला के 60 लाख रुपए लगाए थे। इस 60 लाख रुपए में से
लैंड के लिए आपने जो आपने लैंड परचेज किया था उसके लिए आपने कुल मिला के 60 लाख रुपए लगाए थे। अच्छा, इस 60 लाख रुपए में से साहब 40 लाख रुपए तो वो लोन वाले थे जिसमें से हमने कहा था कि इसमें से सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए अलाउड होगा क्योंकि इतना ही आपने रीपे किया हुआ था। और जो रिमेनिंग 20 लाख रुपीस थे, ध्यान दीजिएगा, इसमें से जो 5 लाख रुपए हैं ये वो पैसा है जो कि आपको कॉर्पस डोनेशन के फॉर्म में मिला था। डियर, कॉर्पस डोनेशन के फॉर्म में जो पैसा मिला, जिसको आपने जो है 11/5 के मोड में इन्वेस्ट कर दिया, वो आपका एग्जेम्प्ट इनकम है। तो एग्जेम्प्ट इनकम से अगर आपने एप्लीकेशन किया तो वो एप्लीकेशन की तरह से काउंट नहीं होता। पर हाँ, अगर आपने जब ये पैसा 11/5 के डिपॉजिट से विड्रॉ किया, जिस प्रीवियस ईयर में आप ये पैसा दोबारा से 11/5 वाले उसी डिपॉजिट में जमा करा देंगे या 11/5 के किसी भी मोड में जमा करा देंगे, हम उस प्रीवियस ईयर में 5 लाख रुपए काउंट कर लेंगे। तो इसका मतलब 5 लाख रुपए प्रीवियस ईयर 22-23 के लिए तो एप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि 5 लाख रुपए को आपने 31/3/2023 तक दोबारा से जमा नहीं कराया। आई होप किसी को बात समझ आ रही है। ठीक है साहब, देखेंगे। The trust also withdrawn 5 lakh rupees from post office savings account and applied towards purchase of land। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 5 लाख रुपए तो 31/3/2023 तक जमा नहीं कराया, मतलब 5 लाख का एप्लीकेशन नहीं मिलेगा, तो आपको एप्लीकेशन मिलेगा कितना, सिर्फ और सिर्फ 15 लाख रुपए का। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको लैंड के कॉन्टेक्स्ट में 15 लाख रुपए का एप्लीकेशन अदर से अलाउड है और 10 लाख का एप्लीकेशन आपको लोन वाले पोर्शन से अलाउड है, मतलब आपको कुल मिला के 25 लाख रुपए का एप्लीकेशन अलाउड है। ठीक है, अच्छा। The trust has donated to EduAid, another trust registered under section 12AB with the main object of providing education to poor। तो साहब 12 लाख रुपए आपने मतलब डोनेट कर दिया आउट ऑफ इट्स करंट इनकम। ये ध्यान देने वाली बात है, करंट इनकम। और किस पर्पस के लिए डोनेट किया है, उनके डे टू डे पर्पसेस के लिए, क्योंकि यहाँ पे कॉर्पस डोनेशन नहीं लिखा हुआ। ध्यान दीजिएगा डियर, अगर एक ट्रस्ट दूसरे ट्रस्ट को पैसा डोनेट करती है, अगर वो उसके कॉर्पस डोनेशन के लिए होता है तो वो एप्लीकेशन का पार्ट नहीं होता। अगर एक ट्रस्ट किसी दूसरे ट्रस्ट को पैसा डोनेट करती है अदर देन कॉर्पस डोनेशन, बट अगर वो अपने एक्यूमुलेटेड इनकम से डोनेट करती है, अपने एक्यूमुलेटेड इनकम से डोनेट करती है, तो अगेन वो एप्लीकेशन का पार्ट नहीं होता। तो अगेन वो एप्लीकेशन का पार्ट नहीं होता। बट यहाँ पे क्लियरली कहा गया है कि ये जो डोनेशन है डियर, ये है इनके करंट ईयर इनकम से। ये इनके करंट ईयर इनकम से मतलब ये हुआ कि एप्लीकेशन का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि ये करंट ईयर की कंडीशन को भी पूरी करता है और ये कॉर्पस डोनेशन के लिए भी नहीं है। तो इसका मतलब ये 12 लाख रुपए भी एप्लीकेशन की तरह से काउंट होगा। आई होप सबको बात समझ में आ रही है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन जो कि इंस्टीट्यूट ने बनाया हुआ है। ठीक है, अच्छा। द ट्रस्ट हैज अप्लाइड ₹2 लाख आउट ऑफ इट्स करंट ईयर इनकम फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ब्रदर ऑफ द ट्रस्टी। मुझे बताएं साहब, ट्रस्टी जो होता है वो आपका सेक्शन 13(3) का स्पेसिफाइड पर्सन है। ट्रस्टी का ब्रदर भी सेक्शन 13(3) का स्पेसिफाइड पर्सन है। अगर आपने स्पेसिफाइड पर्सन के लिए कोई खर्चा कर दिया, फिर से अगर आपने स्पेसिफाइड पर्सन के लिए कोई खर्चा कर दिया तो पहले तो साहब आपके ट्रस्ट के बंद करने तक की नौबत आ जाती थी। अब ऐसा नहीं है, अगर आपने स्पेसिफाइड पर्सन के लिए कोई खर्चा कर दिया, 2-3 इसके कंसिक्वेंसेस है। पहला यह है कि वो एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा, वो तो सर पहले भी था। अब इसमें नया क्या हो गया कि आपके सेक्शन 115 WBI की इनकम बन जाएगा। ठीक बात है, मतलब आपको सेक्शन 115 WBI में उस इनकम पे आपको जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि साहब चूंकि आपने स्पेसिफाइड पर्सन के लिए खर्चा कर दिया, आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी 100% ऑफ दी अमाउंट जो कि आपने इंकर किया है सेक्शन 271 AE, जहां तक मुझे याद आता है। अदरवाइज मैंने अपने नोट्स पे लिखा हुआ है, वो आपको वहां पे मिल जाएगा। 271 AE है शायद, जहां पे आपको 100% की पेनल्टी लग जाती है जो आपने इसमें स्पेसिफाइड पर्सन के लिए किया हुआ। ठीक बात है। तो सर MCQ में तो अच्छा, व्हाट वुड बी द एप्लीकेशन। अच्छा, क्या साहब एप्लीकेशन का अमाउंट कितना होगा, अज्यूमिंग फुलफिल्ड सारे के सारे रिलेवेंट कंडीशन। तो एप्लीकेशन का अमाउंट कितना होगा, मुझे सारे बच्चे बताएं। हमने आपके साथ देखा था कैपिटल पर्पस मींस लैंड के लिए एप्लीकेशन कितना था सर, लोन वाला 10 और अदर वाला 15, बोले तो 25। अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए एप्लीकेशन कितना था सर, करंट ईयर वाला 15, इसके पहले वाला 3 और इसके पहले वाला 1 लाख नहीं, क्योंकि वो तो आपको ऑलरेडी ड्यू बेसिस पे अलाउड था। और सर जी आपने ना अदर ट्रस्ट को डोनेशन दिया था, डोनेशन टू अदर ट्रस्ट शायद 12 लाख रुपए, और तो कुछ नहीं था ना, तो साहब यही होगा फिर। ये 55 लाख रुपए बनता है शायद टोटल एप्लीकेशन। हमने ना इसको बहुत डिटेल में यहाँ पे आपको समझा के नोट्स में दिया हुआ है, तो आप जरूर से नोट्स को डाउनलोड कर लें और डियर अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें। अच्छा, तो ये 55 लाख रुपए हमने आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिया हुआ है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, 55 बी हो गया। अच्छा, लिखेंगे इफ द ट्रस्ट डज नॉट गेट इट्स अकाउंट्स ऑडिटेड बिफोर द स्पेसिफाइड डेट। ध्यान दीजिएगा डियर, अगर ट्रस्ट को सेक्शन 11-12 का डिडक्शन क्लेम करना है तो उसको 2 काम करने पड़ते हैं।
इनको दो काम करने पड़ते हैं डियर। पहला, इनको अपना आईटीआर फाइल करना पड़ता है और दूसरा, इनको सीए से टैक्स ऑडिट करा के ड्यू डेट, आईटीआर के फाइल करने के ड्यू डेट के 1 महीने पहले तक अपना ऑडिट रिपोर्ट जमा करना पड़ता है। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं करते या कोई एक काम नहीं करते तो उनको सेक्शन 11-12 का डिडक्शन नहीं मिलता है। मतलब इनको सेक्शन 11 और 12 का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक बात है। अच्छा, तो फिर अब एमसीक्यू में आते हैं। If the trust has not get its account audited before the specified date referred in section 1144AB, what would be the consequences? तो डियर हमें 11-12 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, बस ये और क्या होगा। अच्छा, ऑप्शन ए है नो डिडक्शन वुड बी अलाउड इफ द ट्रस्ट फेल्स टू गेट इट्स अकाउंट्स ऑडिटेड बिफोर द स्पेसिफाइड डेट। डियर, अगर आप एमसीक्यू के ऑप्शन के टेक्निकलिटीज में अगर आप नहीं जाते तो ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन ए भी करेक्ट है। बट अगर आप थोड़ा सा इसके टेक्निकलिटी में जाते हैं तो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, वो है वर्ड है यहाँ पे नो डिडक्शन वुड बी अलाउड। नो डिडक्शन, नो डिडक्शन का मतलब किसी भी तरीके का डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। मुझे बताएं, अगर आप अपना टैक्स ऑडिट समय पे नहीं कराते और अगर आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को समय से जमा नहीं करते तो क्या किसी भी तरीके का डिडक्शन अलाउड नहीं होगा? या सर सिर्फ और सिर्फ 11-12 वाला डिडक्शन अलाउड नहीं होगा? सर लॉ तो कहता है कि 11-12 वाला डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। लॉ ये थोड़ा ना कहता है कि आपको किसी भी तरीके का डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। सर किसी भी तरीके का डिडक्शन बोले तो जैसे कि साहब मैं ना ट्रस्ट को कैरी करता हूं, मैंने अपना ट्रस्ट चलाता हूं, मैंने उस ट्रस्ट के लिए बहुत सारे इंप्लॉयज रखे होंगे जिनको मैं सैलरी पे करता हूं, तो क्या मुझे ये भी अलाउड नहीं होगा? ट्रस्ट की इलेक्ट्रिसिटी की बिल आती है, मैंने वो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, मैंने वाटर चार्जेस पे कर दिए, क्या मुझे ये भी अलाउड नहीं होगा? मैंने कोई सिक्योरिटी चार्जेस पे किया, क्या मुझे ये भी अलाउड नहीं होगा? मैंने लोन लिया, मैंने उसका इंटरेस्ट पे किया, क्या मुझे ये भी अलाउड नहीं होगा? नहीं सर, ये आपको सब कुछ अलाउड होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ 11-12 का डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। यू गाइस गेटिंग? तो यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है ना, नो डिडक्शन, तो साहब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और इसलिए ये बहुत अप्रोप्रिएट आंसर नहीं बन रहा है। तो हम आगे वाले ऑप्शंस में भी प्रोसीड करते हैं। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड, हाँ साहब ये आपको अलाउड नहीं होगा, तो ऑप्शन बी आपका सही है। अमाउंट डोनेटेड, हाँ ये भी अलाउड नहीं होगा, ये भी ऑप्शन सही है। अच्छा, तो ये जब दोनों ही सही है तो फिर हुआ क्या? अच्छा हाँ, तो बोथ कैपिटल इंकर्ड, बोथ कैपिटल, तो साहब जो हमारा जो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है हमारे लिए ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि ऑप्शन डी में आपको सिर्फ और सिर्फ उन एक्सपेंडिचर्स के डिसअलाउंस की बात की गई है जो कि सेक्शन 11 और 12 से डील करते हैं। मैं फिर से बोलूंगा, ऑप्शन डी में सिर्फ और सिर्फ उन एक्सपेंसेस के डिसअलाउंस की बात की गई है जो कि आपके सेक्शन 11 और 12 से डील करते हैं, जबकि ऑप्शन ए में आपको हर प्रकार के एक्सपेंसेस के डिसअलाउंस की बात की गई है। डियर, हर प्रकार के एक्सपेंसेस को डिसअलाउ करना ये इंटेंट नहीं है लॉ का, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी। तो अगर हमें एक बेटर चॉइस करनी है तो साहब वो बेटर चॉइस है डी। हाँ, मैं अगेन कह रहा हूं कि हम ऑप्शन ए को भी हम जो है डियर प्राइमा फेसी बेसिस पे हम खारिज नहीं कर सकते। मतलब ऑप्शन ए भी आपका बहुत हद तक सही है, बट ऑप्शन ए की वर्डिंग सही नहीं है, ऑप्शन डी की वर्डिंग सही है। ठीक, अच्छा आगे आते हैं। व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ इनकम चार्जेबल अंडर सेक्शन 115BI? डियर 115BI में 5 तरीके के इनकम चार्जेबल होते हैं, तो मेरे साथ साथ आप देख लें। एक होता है इनकम एक्यूमुलेटेड इन एक्सेस ऑफ 15% ऑफ इनकम। तो मुझे बताएं, क्या इस वाले केस में ट्रस्ट ने अपनी इनकम अपने पास 15% से ज्यादा की इनकम की एक्यूमुलेशन की है? सर हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि ट्रस्ट ने क्या एक्स्ट्रा एक्यूमुलेशन के लिए अप्लाई वगैरह भी किया है कि नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास इसकी प्रॉपर जानकारी ना होने की वजह से हम ये पहला पॉइंट यहाँ पे काउंट नहीं कर सकते। दूसरा, एक्यूमुलेटेड इनकम विच सीज टू बी रिमेन्ड इन्वेस्टेड इन एनी मोड स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 11(5), क्या कोई ऐसा एक्यूमुलेटेड इनकम है ट्रस्ट का जो कि 11(5) वाले मोड में इन्वेस्ट इस साल नहीं हुआ या नहीं रह गया? नहीं सर, इसके बारे में भी जानकारी नहीं, तो हम यहाँ पे कुछ भी काउंट नहीं कर सकते। एनी इनकम नॉट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 11 इफ नॉट इन्वेस्टेड इन एनी मोड स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 11(5). तो सर क्या यहाँ पे ऐसा कोई इनकम है डियर? जो कॉर्पस डोनेशन आपको मिलता है वो आपका एग्जेम्प्ट तभी होता है जब वो 11(5) के मोड में आप इन्वेस्ट करते हैं। ठीक बात है। यहाँ पे आपको कॉर्पस डोनेशन 30 लाख रुपए का मिला, उस 30 लाख में से आपने सिर्फ और सिर्फ 25 लाख रुपए जो है डियर वो आपने 11(5) वाले मोड में इन्वेस्ट किए थे। इसका मतलब 5 लाख रुपए आपका कॉर्पस डोनेशन एग्जेम्प्ट नहीं हुआ। और उसको एग्जेम्प्ट नहीं होने का कारण क्या था? सर उसका कारण ये था कि आपने उसको 11(5) वाले ना मोड में इन्वेस्ट नहीं किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पैसा आपने 11(5) के मोड में इन्वेस्ट नहीं किया वो आपका 115BI के इनकम का पार्ट बन गया। लिखेंगे मेरे साथ साथ। The trust received corpus donation of 30 lakhs out of which it deposited 25 lakhs in the post office savings account। इसका मतलब 5 लाख रुपए आपका सेक्शन 11 में एग्जेम्प्ट हो जाता है यदि आप उसको 11(5) वाले मोड में डिपॉजिट करते, बट आपने यहाँ पे इसको डिपॉजिट नहीं किया, इसलिए ये एग्जेम्प्ट नहीं हुआ। और ये एग्जेम्प्ट नहीं हुआ, साथ में ये 115BI के इनकम का भी पार्ट बन गया।
आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई हैं। तो मेरे साथ साथ देखेंगे एनी इनकम नॉट एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 11 इफ नॉट इन्वेस्टेड, तो ये 5 लाख रुपए 115 WPI का पार्ट बन गया। अच्छा, आगे आते हैं। चौथा इनकम कौन सा टैक्स होता है डियर? इनकम अप्लाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी पर्सन रेफर्ड इन 13(3), मतलब स्पेसिफाइड पर्सन। यहाँ पे शायद आपको याद हो कि 2 लाख रुपए यहाँ पे जो है वो ट्रस्ट के ब्रदर के मेडिकल ट्रीटमेंट में इंकर कर दिए गए थे। अच्छा, The trust applied ₹2 lakh out of its current year income for the medical treatment of brother of the trustee, जो कि साथ 13 जो कि सेक्शन 13(3) में स्पेसिफाइड पर्सन है, who met an accident while in the factory, तो साहब ये 2 लाख रुपए भी आपका 115 WPI का इनकम बन गया। अच्छा, इसके बाद है कि साहब जो पांचवा जो एलिमेंट आता है 115 WPI में, वो उनसे डील करता है जो मतलब ट्रस्ट जो है वो इंडिया के बाहर या इंटरनेशनल वेलफेयर को प्रमोट करते हैं। इसके बारे में भी इस क्वेश्चन में कोई जानकारी नहीं है। तो जो बेस्ट इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसके हिसाब से 7 लाख रुपए आपके 115 WPI में लायबल टू टैक्स होगा। ठीक बात है। यहाँ पे हमने आपको एक बात और बतानी है। अच्छा, हमने बात ऐसे यहाँ पे लिखी हुई भी है, ध्यान दीजिएगा। इनकम अप्लाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन अंडर सेक्शन 13(3), आप जरूर से पढ़ें। लिखेंगे इन इनकम अप्लाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी पर्सन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 13(3) वुड नॉट अमाउंट टू द एप्लीकेशन ऑफ इनकम। ये बात तो आपको पता है। The brother of the trustee is a specified person for the purpose of section 13(3), क्योंकि section 13(3) में जो specified person की लिस्ट दी गई है उसमें brother of the trustee भी mentioned है। Hence, ₹2 lakh applied for his medical treatment would not amount to application of income। ठीक बात है, बट बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है। जो 2 लाख रुपए हैं, ये पहली बात तो 115 WPI में आपकी इनकम बन गई जिसपे आपको टैक्स देना पड़ेगा, और दूसरी बात यह है डियर कि इस 2 लाख रुपए पे आपको इतना ही 100% की पेनल्टी लग जाएगी सेक्शन 271(AE). अच्छा, such income would be taxed at 30% under section 115 WPI in the hands of the trust and penalty at the rate 100%। और हाँ, 100% कब? जब ये आपने पहली बार किया है। जब आप इसको मल्टीपल टाइम्स करेंगे या जब आप इसको मतलब अगली बार अगर आपने ये सेम काम किया तो 200% की पेनल्टी है यहाँ पे। shall be levied as per section 271(AE), hence penalty of ₹2 lakh। क्योंकि साहब ये पहली बार ही है, इसके पहले तो नहीं लिखा हुआ कि ऐसा जो है वो ट्रस्ट ने पहले भी कर लिया, तो हम यहाँ पे 200% की पेनल्टी कैसे लगा दें? हम तो 100% की पेनल्टी लगाएंगे। तो आपने 2 लाख रुपए अपने स्पेसिफाइड पर्सन के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लगाया, उतना ही हमने आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी 271(AE) के हिसाब से। ठीक है सर। अच्छा, तो देखेंगे डियर हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन है 115 WPI, इसमें 7 लाख रुपए हमारा ऑप्शन हो गया, और यहाँ पे लिखा हुआ व्हाट इज द पेनल्टी अमाउंट, तो ये 2 लाख रुपए की पेनल्टी आ गई। अच्छा, आगे आते हैं। assuming that for the purpose of this MCQ, मतलब सिर्फ इस MCQ के लिए the trust has received ₹22 lakhs from trade, commerce and business। ध्यान दीजिएगा, ट्रेड कॉमर्स एंड बिजनेस से पैसा रिसीव करना गुनाह नहीं है। सिर्फ एक कंडीशन है, मतलब एक कंडीशन क्या, 3 कंडीशन है बेसिकली। पहला तो यह है कि आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से होना चाहिए। दूसरा, आपको अपने बुक्स अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। तीसरा जो कंडीशन है डियर, ये एक्सक्लूसिव है सिर्फ उन ट्रस्ट के लिए जो कि एंगेज्ड है एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, कि आपके ट्रेड या बिजनेस से जो रिसिप्ट आएगी, सारे बच्चे ध्यान देंगे, आपके ट्रेड या बिजनेस से जो रिसिप्ट आएगी वो आपके टोटल रिसिप्ट के मैक्सिमम 20% होनी चाहिए। ठीक बात है। यहाँ पे बिजनेस इनकी रिसिप्ट कितनी आई है? 22 लाख रुपए। अच्छा, मुझे सारे बच्चे क्या टोटल रिसिप्ट बताने का प्रयास करेंगे? टोटल रिसिप्ट कितना था डियर? सर टोटल रिसिप्ट था, एक तो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन था 80 लाख रुपए, लोन लिया था हमने 40 लाख रुपए। क्या लोन मेरी रिसिप्ट होती है? नहीं सर। हाँ, मैंने कॉर्पस डोनेशन लिया था कितनी? 30 लाख रुपए, तो मेरी जो टोटल रिसिप्ट है डेट इज 110, मतलब 110 लाख रुपए, और 110 लाख का 20% कितना बनता है? 22 लाख रुपए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे बिजनेस से जो इनकम है डियर वो 22 लाख रुपए, मतलब ये 20% से एक्सीड नहीं करती। तो इसका मतलब मैंने कोई भी कंडीशन का वायलेशन नहीं किया। अगर मैंने किसी भी कंडीशन का वायलेशन नहीं किया तो क्या मेरा रजिस्ट्रेशन वगैरह कैंसिल हो जाएगा? क्या मेरा एग्जाम्पशन मुझसे छीन लिया जाएगा? नहीं सर, क्योंकि मैंने जो अपने बिजनेस से रिसीव किया वो मैक्सिमम 20% ऑफ द टोटल रिसिप्ट किया। तो ध्यान दीजिएगा, द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रस्ट वुड बी कैंसल्ड। नहीं साहब, द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रस्ट वुड नॉट बी कैंसल्ड दो द ट्रस्ट वुड बी डिनाइड एग्जाम्पशन। नहीं सर जी, ना रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा ना एग्जाम्पशन हमें मतलब डिनाई किया जाएगा। अच्छा, द ट्रस्ट वुड बी डिनाइड एग्जाम्पशन। नहीं सर। अच्छा, नीदर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रस्ट वुड बी कैंसल्ड नॉट विल बी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? डी।